वेलकम टू बैक नरेश कौशिक। दोस्तों, आज हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सामान्य परिचय को लेकर के हम शुरुआत करें। आरटी एक्ट 2009, पूरा नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा को 1976 में समवर्ती सूची में शामिल किया गया। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सन 2002 में संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 86वां संविधान संशोधन किया गया। इसी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A की उत्पत्ति हुई और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का श्रेय भी अनुच्छेद 21A को जाता है। अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को कक्षा 1 से लेकर 8 तक की निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। भाग 4 के में जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनमें एक नया मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, 51 टे/11, जिसमें कहा गया है कि माता पिता या संरक्षण 6 से 14 आयु वर्ग की जो बालक बालिकाएं हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अर्थात माता पिता और गार्जियंस जो हैं वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के जो अपने बच्चे हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था करें। अनुच्छेद 45 में 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा राज्य सरकार के द्वारा संचालित आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनके द्वारा दी जाएगी। आरटी को कानूनी रूप प्रदान करने का श्रेय भारतीय संसद को जाता है। राज्यसभा में यह प्रस्ताव 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ, लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ, राष्ट्रपति ने 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए और 27 अगस्त 2009 से अधिसूचना जारी हो गई। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आता है, अक्सर 20 तिथि के बारे में पूछा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम नॉर्वे में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। भारत को हम देखें तो विश्व में 135वां स्थान आरटी एक्ट को लागू करवाने की दृष्टि से भारत का आता है। संपूर्ण भारतवर्ष में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 समाप्त कर दी गई, 5 अगस्त 2019 से आरटी एक्ट संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो गया। अर्थात जम्मू कश्मीर में भी अब आरटी एक्ट लागू है। इसमें कुल 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं और एक अनुसूची है जिसका हम विस्तृत चर्चा करते हैं। मुख्य अधिनियम के बारे में देखें कि यह अधिनियम क्या है, तो इसमें मुख्य रूप से 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी विद्यालय सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और विद्यालयों का प्रबंधन एसएमसी के द्वारा किया जाएगा। एसएमसी मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। निजी विद्यालय 25% सीटों पर बिना किसी शुल्क के आरटी के तहत बच्चों को एडमिशन देंगे और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा के लिए सभी वस्तुओं पर निगरानी के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा। यह आरटी एक्ट के तहत है। अब हम बात करते हैं मुख्य धाराओं की। तो सबसे पहले धारा 1 में आरटी एक्ट का परिचय और विस्तार के बारे में दिया गया है।
प्रमुख 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है, जिसमें अध्याय 1 में प्रस्तावना दी गई है। सबसे छोटा अध्याय है, इसमें 2 धारा शामिल हैं, धारा 1 और धारा 2। तो परिचय और विस्तार में, परिचय की दृष्टि से हम देखें तो इसका नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। और विस्तार की दृष्टि से देखें तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर के समस्त भारत में यह लागू है और धार्मिक शिक्षण संस्थाओं पर यह लागू नहीं है। लेकिन वर्तमान में जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो चुकी है तो उसके साथ ही यह आरटी एक्ट 5 अगस्त 2019 से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हो चुका है। धारा 2 में शब्दावली के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दावली है, जैसे बालक है। बालक का मतलब यहाँ 6 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के लिए प्रयुक्त किया गया है। समुचित सरकार की अगर बात करें तो केंद्र व राज्य जहाँ विद्यालय स्थित है समुचित सरकार कहलाता है। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। दुर्बल वर्ग की बात करें तो बीपीएल परिवार के जो बालक बालिकाएं हैं दुर्बल वर्ग में आते हैं। अनुवीक्षण प्रक्रिया का संबंध यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया से है। असुविधाग्रस्त जो बालक हैं ये सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए SC ST के अन्य कोई भी वर्ग जो सरकार के द्वारा अधिसूचित है वो असुविधाग्रस्त बालक के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से अध्याय 2 में धारा 3, 4 व 5 शामिल हैं। धारा 3 में आरटी एक्ट को लागू होने की स्थिति के बारे में बताया गया है कि यह 6 से 14 आयु वर्ग का जो बालक है उसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना उसका अधिकार होगा। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य ये है कि कोई भी बालक किसी भी प्रकार का शुल्क या व्यय का भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उसे प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने व पूरी रखने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है। अध्याय धारा 4 ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः प्रवेश से संबंधित है। ड्रॉप आउट विद्यार्थियों से संबंध का मतलब ये है कि मान लीजिए विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ रहा है और किसी कारण उसमें अन्यत्र चला जाता है, बीच में विद्यालय को छोड़ जाता है। अब कुछ समय पश्चात वह वापस उस विद्यालय में एडमिशन लेना चाहे तो वह ले सकता है, उसको विद्यालय मना नहीं कर सकता। यही धारा 4 कहती है। धारा 5 में एक चीज़ और धारा 4 में कि बालक को उसकी आयु के अनुसार कक्षा कक्ष में स्थान देना होगा 6 से 14 वर्ष के वर्ग के अनुसार। जैसे 11 वर्ष का बालक पहली बार स्कूल अगर आए तो उसे 5वीं कक्षा में बिठाया जाएगा। अध्याय 3 जिसमें समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के जो दायित्व हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें धारा 6 से लेकर के 11 तक आती है। धारा 5 में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के बारे में, यानी किसी भी बालक को हम बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र के, बिना टीसी के विद्यालय में प्रवेश के लिए नहीं रोक सकते हैं। धारा 6 में विद्यालय स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिनमें अलग अलग कक्षा स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग प्रावधान है। कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय की स्थापना समय और परिस्थिति के अनुसार समुचित सरकार के द्वारा की जाएगी। और कक्षा 6 से 8वीं तक जो क्राइटेरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में 2 किलोमीटर का और शहरी क्षेत्र में 3 किलोमीटर का क्राइटेरिया है। अर्थात 2 किलोमीटर के एरिया में 6ठी से 8वीं तक की कक्षा का जो विद्यालय है वो नहीं होगा। 2 किलोमीटर के बाद में दूसरा विद्यालय खोला जाएगा। धारा 7 में वित्तीय अनुपात के बारे में चर्चा की गई है।
जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को अधिनियम लागू होने के बाद में वित्तीय खर्च है वो संयुक्त रूप से किया जाएगा। जिसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अगर हम देखें, यानी आरटी लागू होने के समय केंद्र सरकार 55% और राज्य सरकार 45% वित्तीय भार वहन करेगी। 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र का वित्तीय अनुपात 65 और राज्य का वित्तीय अनुपात 35 था। वर्तमान समय में अगर ये वित्तीय अनुपात देखें तो केंद्र का 68% है और राज्य का 32% है। धारा 8 में समुचित सरकार के दायित्व के बारे में वर्णन किया गया है। अब दायित्व की बात करें तो समुचित सरकार के दायित्व क्या हैं? तो बालक की शिक्षा की उपलब्धता करवाना, विद्यालय की उपलब्धता करवाना, भवन, प्रशिक्षण, शिक्षक पाठ्यक्रम, ये सारे समस्त जो कार्य हैं उन पर नियंत्रण रखना समुचित सरकार का दायित्व है। धारा 9 में स्थानीय जो प्राधिकार हैं उसके कर्तव्य विद्यालय की व्यवस्था करना, पर्यवेक्षण करना, नियंत्रण करना, विद्यालय में समस्त प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था करना, ये स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य होते हैं। धारा 10 में प्रत्येक माता पिता व अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे बालकों को स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा दिलवाए। धारा 11 आंगनबाड़ी जो पूर्व शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, यानी 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों की विद्यालय पूर्व जो शिक्षा है आंगनबाड़ी में उपलब्ध करवाई जाएगी। धारा 11 में यह प्रावधान किया गया है। अध्याय 4 विद्यालय शिक्षक के दायित्व के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। सबसे बड़ा अध्याय है, महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें धारा 12 से लेकर 28 तक की धाराओं का उल्लेख है। धारा 12 के अंतर्गत सभी निजी शिक्षण संस्थान कक्षा 1 की कुल 25% सीटों पर दुर्बल और असुविधाग्रस्त बच्चों के प्रवेश की व्यवस्था करेंगे। यह 8 वर्ष के लिए होगा, लेकिन LKG UKG के प्रवेश देने पर अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने पर आरक्षण 3 से 11 वर्ष के लिए होगा और वह कक्षा पर प्रथम में देने पर 6 से 14 वर्ष के लिए होगा। अर्थात प्रत्येक जो निजी विद्यालय हैं 25% जो सीटें हैं वो दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए रिजर्व रखेंगे। धारा 13 के अंतर्गत शुल्क का प्रावधान के बारे में वर्णन किया गया है। आरटी एक्ट के तहत हम अगर बच्चों को आरक्षित सीटों पर प्रवेश विद्यालय में दिलवाते हैं तो विद्यालय के द्वारा बच्चों से किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क नाम से कोई भी प्रकार से शुल्क नहीं वसूला जाएगा और यदि ऐसा होता है तो जुर्माना होगा। पहली बार विद्यालय अगर ऐसी गतिविधि करता है तो 25,000 रुपये का जुर्माना है। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार अगर करता है तो 50,000 रुपये का जुर्माना है और अगर ऐसी गलती बार बार करता है तो उस विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। धारा 14 के अंतर्गत आरटी तहत प्रवेश के समय बालक बालिका से किसी भी प्रकार का आयु अथवा जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। आजकल हम विद्यालय में देखते हैं पहली क्लास में जब बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो बर्थडे सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मान लीजिए किसी का बना हुआ नहीं है किसी स्थिति को लेकर के, तो उसका जो प्रवेश है वो विद्यालय के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। धारा 15 के अंतर्गत प्रवेश तिथि की घोषणा के बारे में प्रावधान है। चूँकि प्रवेश वर्ष पर्यंत होता है लेकिन शिक्षण कार्य बाधित नहीं हो, इस हेतु प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई है। धारा 16 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत बालक को फेल नहीं किया जाएगा।
और न ही किसी कारण से विद्यालय से बाहर निकाला जा सकेगा। धारा 16 और 17 बालकों के लिए स्वर्ग कहलाती है। स्वर्ग धाराएं हैं। क्यों? क्योंकि धारा 16 कहती है कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, चाहे वो कॉपी में कुछ लिख करके आए चाहे नहीं आए। इसी तरीके से धारा 17 कहती है कि बालक बालिका को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, चाहे वो कुछ याद करके लाए चाहे कॉपी में कुछ करे या नहीं करे, आपको उसको डांटने का अधिकार नहीं होगा। डांटने का मतलब फिजिकली भी आप उसकी पिटाई नहीं कर सकते और मेंटली भी आप उसको कोई भी किसी प्रकार से प्रताड़ना नहीं दे सकते हैं। इसी कारण धारा 16 व 17 को स्वर्ग धाराओं के नाम से भी जाना जाता है। धारा 18 से 20 में विद्यालयों की मान्यता से संबंधित प्रावधान है। धारा 18 में बिना मान्यता के विद्यालय चलाना प्रतिबंधित है और अगर ऐसा करता हुआ उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो 1 लाख का जुर्माना, और निरंतर अगर उल्लंघन ऐसा होता है तो प्रतिदिन 10,000 रुपये के जुर्माने का भी उसमें प्रावधान है। धारा 19 में विद्यालय के जो मानक है, विद्यालय पूर्व स्थापित है, उसे 3 वर्ष में पूरे करने होंगे। जैसे भवन है, खेल का मैदान है, पृथक से शौचालय है, पानी की व्यवस्था है, विद्यालय की 4 दीवारी है, विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था है, कार्यालय कक्ष की व्यवस्था है, रसोई घर की व्यवस्था है। ये सारे मानक अगर विद्यालय में नहीं है और विद्यालय पहले से स्थापित है तो 3 वर्ष में उसको ये सारी मानकों की जो व्यवस्था है वो करनी होगी। धारा 20 में किसी भी मानक में परिवर्तन या लोप केंद्र सरकार के द्वारा किया जा सकेगा या नए मानक और नियम बनाए जा सकेंगे। कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता से संबंधित प्रावधान 10,000 रुपये, 9 से 10 के लिए 50,000 रुपये और कक्षा 11 से 12 के लिए 70,000 रुपये का प्रावधान है। धारा 21 में एसएमसी के गठन के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें स्कूल प्रबंधन समिति में 16 सदस्य होंगे। सदस्य अभिभावक, जिसमें कम से कम 6 महिला अर्थात 75% अभिभावक होंगे। 25% विद्यालय प्रबंध समिति, 50% कुल महिलाएं होंगी, जिसमें अभिभावक संख्या में 6 महिला, 1 सदस्य SC/ST का होगा और अध्यक्ष भी इन 11 में से अभिभावक होगा। 12वां जो सदस्य होगा वार्ड पंच या पार्षद होगा। 13वां पदेन अध्यापक होता है और 14वां सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक होगा। 2 सदस्य विधायक के द्वारा प्रतिनियुक्त होंगे। प्रत्येक माह में 1 बैठक होगी और वो अमावस्या तिथि को होगी। इसका अध्यक्ष अभिभावक होगा और सचिव प्रधानाचार्य होंगे। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें विद्यालय की योजना, वित्तीय कार्य, विनिश्चित मामले, ये सभी इसके माध्यम से होंगे। धारा 22 के अंतर्गत एसएमसी बनाई जाएगी, जो 3 वर्ष की होगी, जिसमें 3 वर्षीय जो वार्षिक उपयोजना है वो शामिल होंगी, जिसमें सभी प्रकार की जो विद्यालय के संबंधित विकास की योजनाएं हैं वो विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा संचालित की जाएंगी। धारा 23 में आरटी के तहत केवल उन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा जिनके पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उपलब्ध हो। अब शैक्षिक उपलब्धता की अगर बात करें तो कक्षा 6 से 8 तक के लिए शैक्षिक उपलब्धता स्नातक प्लस बीएड होना अनिवार्य है। इसी तरीके से कक्षा 1 से 5 तक के लिए शैक्षिक योग्यता BSTC अनिवार्य है। तो ये अगर पहले से जो टीचर है प्राइमरी सेशन में है और बीएड उन्होंने नहीं कर रखी है, उसके लिए
अर्हता में 5 वर्ष तक की शिथिलता नियमानुसार दी जाती है और इस पीरियड के दौरान उनको यह डिग्री लेना आवश्यक होता है। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य निर्धारित किए गए। अब शिक्षक के कर्तव्य क्या हैं? स्कूल में नियमित रूप से आएंगे, समय पर विद्यालय आएंगे, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करवाया जाए, एसएमसी की जो बैठक होंगी उसमें नियमित रूप से भाग लें, विद्यालय के विकास से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनमें सक्रिय रूप से भाग लें, प्रति सप्ताह में 45 कालांश लेना अनिवार्य होगा और प्रत्येक बालक का जो अधिगम रिकॉर्ड है वो रखना होगा। ये सभी शिक्षक के कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। धारा 25 में विद्यार्थी जो शिक्षक का अनुपात है उसके बारे में वर्णन किया गया। शिक्षकों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के लिए प्रवेश किए गए जो बालक हैं, जैसे मान लीजिए 60 बच्चे हमारे विद्यालय में हैं तो उसके लिए शिक्षक की संख्या 2 होगी। 61 से अगर 90 के मध्य होते हैं तो 3 टीचर हो जाएंगे। 91 से 120 के मध्य होंगे तो 4 टीचर हो जाएंगे और 121 से 200 के मध्य होंगे तो 5 अध्यापक होंगे। 150 बालकों से अगर ऊपर हैं तो 5 अध्यापक प्लस में 1 प्रधाना अध्यापक होगा और 200 से ऊपर अगर बालक हैं तो छात्र शिक्षक का अनुपात प्रधान अध्यापक को छोड़ करके 40 से अधिक नहीं होगा, यानी 40 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होंगे। इसी तरीके से 6ठी से 8वीं तक में कम से कम प्रति कक्षा के लिए 1 शिक्षक होगा, जिसमें एक शिक्षक विज्ञान या गणित का, सामाजिक अध्ययन का या भाषा का होगा। प्रत्येक जो रेशियो है इसमें स्टूडेंट का होगा 35 बालकों पर कम से कम 1 शिक्षक होगा। 100 बालकों से ऊपर बालकों को प्रवेश दिया गया है तो वहाँ पर पूर्णकालिक 1 प्रधानाध्यापक होंगे, अंशकालिक शिक्षण के लिए शिक्षक होंगे। इस तरीके से 200 से ऊपर जाने पर 5 अध्यापक प्लस 1 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। धारा 26 में रिक्त जो पद विद्यालय में होंगे वो 10% से अधिक नहीं होने चाहिए, इसका प्रावधान किया गया है। यानी विद्यालय में हमारी जितनी सीटें हैं टीचर्स की उसका 10% से ज़्यादा पोस्ट हैं वो खाली नहीं रहनी चाहिए। धारा 27 शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना कार्यक्रम, आपदा राहत कार्यक्रम, स्थानीय निकाय के चुनाव के अतिरिक्त किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। वास्तविकता क्या है, अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में ड्यूटी लगेगी, शिक्षक की लगेगी। चुनाव होते हैं, शिक्षक की ड्यूटी। जनगणना होती है, शिक्षक की ड्यूटी। यानी हर काम में शिक्षक की ड्यूटी लग जाती है तो शिक्षक को विद्यालय में शिक्षण कार्य करवाने का समय ही नहीं मिल पाता है। इसलिए शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हो उसके लिए ये कार्य फिक्स कर दिए गए। इस कार्य के अलावा शिक्षक कहीं पर भी नियुक्त नहीं होगा। अर्थात जनगणना कार्यक्रम, आपदा राहत कार्यक्रम और स्थानीय निकाय के चुनाव, इनके अलावा शिक्षक को कहीं पर भी नहीं भेजा जाएगा। धारा 28 निजी शिक्षण पर या ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाती है, यानी ट्यूशन परंपरा को बंद करने का प्रावधान धारा 28 के अंतर्गत आता है। 5वां अध्याय जिसमें प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है, जिसमें धारा 29 व 30 शामिल है। धारा 29 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम समुचित सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करवाई जाएगी, जो विद्यालय स्तर पर भी सूचनाओं को पहुंचाया जाना अनिवार्य होगा।
सर्वांगीण विकास, अधिकतम सीखने के अवसर प्रदान करने वाला हो पाठ्यक्रम, मूल्य आधारित हो, ज्ञान के निर्माण पर बल देने वाला हो, मातृभाषा का में हो, ये सारा सतत समग्र मूल्यांकन पर आधारित हो और SIERT के द्वारा यह पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। धारा 30 में परीक्षा में बैठने हेतु बाध्यता समाप्त है, अर्थात बोर्ड परीक्षा कक्षा 5 और 8 की बोर्ड परीक्षा राजस्थान में होती है। कक्षा 5 की 1 साल के लिए हुई थी, 8वीं की हो रही है तो उसमें 2-3 साल से वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है, अर्थात जो बच्चा बोर्ड की परीक्षा देना चाहता है वह दे सकता है, लेकिन उसको विद्यालय की तरफ से बाध्य नहीं किया जाएगा। वह चाहे तो बोर्ड की परीक्षा देगा, अन्यथा नहीं देगा। विद्यालय स्तर पर जो परीक्षा है वो ली जाएगी। धारा 31 से लेकर के 34 तक अध्याय 6 आता है। धारा 31 में बाल अधिकारों के लिए संरक्षण हेतु विशेष बाल शिक्षा अधिकार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 की धारा 3 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग व धारा 17 में राज्य बाल संरक्षण आयोग निःशुल्क बाल अधिकारों के परिवादों की जांच करने के लिए और सिफारिश करने के लिए इसका गठन होगा। धारा 32 में RTE के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे अभिभावक है, विद्यालय प्रबंध समिति का कोई व्यक्ति है या समाज का कोई भी नागरिक हो सकता है। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के गठन के बारे में बताया गया, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार के जो सुझाव हैं वो परामर्श करने के लिए 15 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें 15 सदस्य होंगे। अध्यक्ष इसका मानव विकास मंत्री होगा। धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा, वो ही 15 सदस्य होंगे। कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होंगे। बैठकों का अंतराल 3 माह से ज़्यादा इसमें नहीं होगा। अध्याय 7 में धारा 35 से लेकर 38 तक की धारा शामिल है, जिसमें धारा 35 में समुचित सरकार के मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करने की नियमानुसार प्रावधान है। 36 में धारा 13, 18, 19 के दंडनीय जो अपराध है उसके अभियोजन हेतु मंजूरी है, स्वीकृति का प्रावधान है। धारा 37 में SMC के खिलाफ कोई भी अगर वाद होता है, विधिक कार्यवाही संबंधी जो क्रिया है उसका प्रावधान है। धारा 38 में समुचित सरकार अधिनियम में उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम अधिसूचना जारी करना। यदि सरकार चाहे तो अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए RT के अंतर्गत संशोधन करवा सकती है। और इसी का धारा 38 का फ़ायदा उठाते हुए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी कर निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से 1 अप्रैल 2011 को संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया। इस अधिनियम में 10 अध्याय और 29 धाराओं का उल्लेख किया गया है। विशेष तथ्यों की अगर बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखा। कक्षा 1 से 5 तक के अंतर्गत प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के अंतर्गत एक शिक्षक प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे 30 मिनट कार्य करवाएगा। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, प्रति सप्ताह एक शिक्षक प्रतिदिन और प्रति सप्ताह शिक्षण कार्य जो दिवस हैं
शिक्षक कालांश हैं और घंटे हैं वो कितने होते हैं। तो कक्षा 1 से 5 के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे, 6 से 8 के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे 30 मिनट शिक्षण कार्य होते हैं। शैक्षिक दिवस और कालांश की बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 दिवस और 800 कालांश होंगे। कक्षा 6 से 8 के लिए 220 दिवस और 1000 कालांश होंगे। और एवरेज की अगर बात करें तो प्रति शिक्षक प्रति सप्ताह के अंतर्गत न्यूनतम 45 घंटे शिक्षण कार्य करवाएगा। यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। 7 अध्याय के बारे में हमने अध्ययन किया। मुख्य प्रावधान के बारे में हमने जाना। इसकी जो धारा है 38 उसके बारे में हमने अध्ययन किया। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो बालक हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर शिक्षित करना आरटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। पूरे देश में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना। बालकों की शिक्षा के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। देश में शिक्षा के स्तर को सुधारना। ग्रामीण क्षेत्रों पर शिक्षा का प्रसार करना। बालकों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति प्रदान कर शिक्षा देना। यह आरटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे सभी समाहित हैं, चाहे वो रीट परीक्षा को लेकर के हो, चाहे सीटेट परीक्षा को लेकर के हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।